हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ए टू जेड बैच में एक्टिव एंड पैसिव का पार्ट 2। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है, पहले आप जाकर पार्ट 1 देख लो। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। अच्छा, मैंने ये क्लास मैंने अपडेट दिया था आपको कि ये वाली जो एक्चुअली में जो क्लास है पार्ट 2, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया था परसों रात को ही। रात को 10:30 बजे मैं बैठा था रिकॉर्ड करने, और लगभग 11:30 बजे तक मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। 1 घंटे 4 मिनट समथिंग की क्लास थी। लेकिन हुआ क्या था कि ये जो माइक है जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ वॉइस, ये या तो ऑन नहीं था या पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो मेरी 1 घंटे की मेहनत जो थी वो पूरी खराब हो गई थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, पूरे जोश के साथ आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, बिल्कुल भी ढीले मत पढ़ो, लेटे लेटे वीडियोस को मत देखो, कॉपी पेन लेके रहो, एक्टिव होके बैठो, तब आपको क्लास समझ में आने वाली है। ठीक है, ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, हु वाला हमने पढ़ लिया था। आज मैं आपको समझाने वाला हूं विच वाला। एक बार मैं लास्ट की क्लास एक बार देख लूं कि मैंने कहां तक पढ़ा दिया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कहां तक पढ़ा था, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं लास्ट की क्लास। इतना उलझने की जरूरत नहीं। ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। हाँ, लास्ट की क्लास में मैंने आपको समझा दिया था हु के बारे में, कि हु का जो एक्टिव पैसिव होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, आज हम समझने वाले हैं विच के बारे में और हुज के बारे में और हुम के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी तो भाई एक बार देख लेना, क्योंकि वो देखना जरूरी है, क्योंकि वहां से कहीं ना कहीं ये लिंक्ड है। क्योंकि हु के बारे में जो मैंने बातें बताई हैं, वहां पर जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं, वो यहाँ पर भी इंप्लीमेंट होंगी, तो आप एक बार देख लेना। ठीक, चलो देखो, तो शुरू करते हैं क्लास। विच, देखो विच एक आपको पता है डब्ल्यूच फैमिली का एक मेंबर है। विच की जो हिंदी होती है वो क्या होती है, कौन सा, कौन सी या कौन से। ठीक है, विच की हिंदी होती है। और इसी के साथ में ये जो रूल आपको दिखाई दे रहा है नीचे, ये असल में विच का भी है और असल में ये हुज का भी है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना यहाँ पर हुज। अच्छा, हुज की हिंदी क्या होती है, किसे, सॉरी किसका या किसकी, किसका, किसकी या किसके। ठीक है, विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, और हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। विच हम यूज करते हैं जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा चीजें हो और उनमें से हम एक की बात कर रहे हो, तुम क्या बोलते हैं, विच। जैसे यहाँ पर 3 4 पेन रखे हैं और मेरे को बोलना है कि तुम्हारा पेन कौन सा है, तो मैं इन सब में से एक की बात कर रहा हूँ ना, बेसिकली चॉइस की बात कर रहा हूँ या फिर चूज कर रहा हूँ मैं इनमें से एक, तो हम विच लगाते हैं कि विच पेन इज योर्स। ठीक है, और हुज हम कब लगाते हैं, जब हम मतलब एक तरीके से हम किसी के मालिक का पता कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर किसी से किसी का रिलेशन बता रहे होते हैं, जैसे कि तुम किसके बेटे हो, तो किसके का मतलब क्या है कि मैं रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये किसका पेन है, यानी कि मैं इस पेन पर मैं पता कर रहा हूँ कि इस पेन का ओनर कौन है, इस पेन का मालिक कौन है। ठीक है, तो हुज मतलब क्या होता है, किसका। बोलते हैं ना कि भाई तुम किसके लड़के हो, या ये किसका पेन है, ये किसकी किताबें हैं, तो आप बेसिकली जानना चाह रहे हो ओनर के बारे में, या उस चीज का किससे संबंध है वो पता करना चाह रहे हो आप। ठीक है, तो हिंदी तो आपको पता लग गई। अब ध्यान रखना, जब हुज को या विच को यूज करके आप बनाना चाहते हो एक्टिव, तो एक्टिव कैसे बनता है देख लो। ये रहा, एक ये रहा एक्टिव का रूल और एक ये रहा एक्टिव। दोनों देखो, दोनों का सेम है, विच का और हुज का दोनों का रूल सेम है, दोनों का रूल बिल्कुल सेम है। लेकिन फिर आप कहोगे सर यहाँ पर आपने एक्टिव का एक रूल और दो रूल, यहाँ पर आपने दो रूल्स क्यों लिखे हुए हैं। देखो दोनों अलग अलग है, समझाता हूँ, ध्यान से समझना। पहली कंडीशन, क्या मेरे पास कोई खाली पेज है, ये है, चलो समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, ध्यान से समझना। देखो, कई बार ऐसा होता है कि विच के और हुज के जस्ट बाद जो नाउन आएगा, ठीक है, वो नाउन कई बार क्या होगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता है जो सेंटेंस में काम को करने वाला है, यानी कि जो करता होता है। और कई बार ऐसा होता है कि विच के बाद या हुज के बाद जो नाउन आता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है, जो काम को रिसीव करता है, जो काम को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, जो एक्शन को रिसीव करता है वो होता है ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है, तो अगर ध्यान रखना विच और हुज के बाद वाला नाउन सब्जेक्ट है तो उसका एक्टिव का रूल अलग बनेगा। अगर विच और हुज के बाद वाला नाउन ऑब्जेक्ट है तो उसका जो एक्टिव का रूल है वो क्या बनेगा, अलग बनेगा। अब आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा कि इसके बाद वाला नाउन जो है वो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, तो मेरे भाई बहुत आसान है। जैसे मैं हिंदी में तुम्हें लिख कर दे दूं या इंग्लिश में लिख कर दे दूं, मैं तुम्हें बोलूं कि विच बुक डू यू रीड। ठीक है, और एक मैं तुम्हें दे दूं, विच बॉय इज रीडिंग दैट बुक।
ये दे दिया मैंने तुम्हें दो एग्जांपल, ध्यान से देखो, विच बुक डू यू रीड, और दूसरा मैंने दे दिया विच बॉय इज रीडिंग दैट बुक। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो विच के बाद आपको नाउन दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये विच क्या है, ये एक एडजेक्टिव है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद नाउन है, ये भी क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी क्या है, नाउन है। अब एक सीधी सी बात मुझे बताओ, यहाँ पर विच के बाद जो आपको दिखाई दे रहा है नाउन बुक, क्या आप सेंटेंस को पढ़कर ये पता लगा सकते हो कि ये जो नाउन है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है? मैं बोलता हूं विच बुक डू यू रीड, तो इसका क्या मतलब समझते हो आप? विच बुक यानी कि कौन सी किताब, डू यू रीड तुम पढ़ते हो, यानी कि पढ़ने का काम जो हो रहा है, जो एक्शन है पढ़ने का, इस एक्शन को करने वाले कौन हो, तुम हो, यानी कि एक्शन को जो कर रहे हो वो कौन हो, तुम हो, ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ने का काम किस पे हो रहा, बुक पे, यानी कि जो बुक है ये इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। भाई बुक पढ़ नहीं रहा, बुक को पढ़ा जा रहा है, यानी कि बुक जो है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर जो बुक है वो ऑब्जेक्ट है, सिंपल पता लग रहा है, क्योंकि यू सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहां पर जो देखो विच बॉय इज रीडिंग दैट बुक, विच बॉय कौन सा लड़का, विच बॉय इज रीडिंग दैट बुक कौन सा लड़का पढ़ रहा है उस किताब को। अब देखो यहां पर भी काम पढ़ने का हो रहा है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, ये लड़का, विच बॉय कौन सा लड़का पढ़ रहा है उस किताब को, उस किताब को पढ़ा जा रहा है, मतलब ये जो किताब है ये सेक्शन को रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो बॉय है ये तो सब्जेक्ट है। तो आपने देखा विच के बाद जब नाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, विच के बाद जब नाउन आएगा तो वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, तो दोनों केसेस के अंदर जो एक्टिव के रूल है वो बदल जाएंगे। आप देख भी रहे हो दोनों के अंदर रूल अलग अलग है, हालांकि टेंस भी अलग अलग है, अगर मैं एक ही टेंस में कर दूं तो भी रूल बदल जाएगा, अभी आगे हम देखेंगे, ठीक है। ऐसी हुज की मैं बात करूं, देखो हुज की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल लिखता हूं मैं, हुज ब्रदर अनॉयज यू, हुज ब्रदर अनॉयज यू, ठीक है। और एक मैं लिखता हूं, हुज ब्रदर डू यू अनॉय, ठीक है, हुज ब्रदर अनॉयज यू और हुज ब्रदर डू यू अनॉय। देखो यहाँ पर भी हुज के बाद ब्रदर है, यहाँ पर भी हुज के बाद ब्रदर है, तो आप कहोगे सर दोनों सेम ही तो है, सेम नहीं है। देखो हुज ब्रदर मतलब किसका भाई, अनॉयज यू परेशान करता है किसे, तुम्हें, यानी कि इस यहाँ पर जो ये परेशान करने का जो काम है इसको रिसीव कौन कर रहे हो, तुम कर रहे हो, क्योंकि तुमको परेशान किया जा रहा है, मतलब तुम इस काम को रिसीव कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर दी ऑब्जेक्ट, आप क्या हो, ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस में, ठीक है। यानी कि ये जो ब्रदर है ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, कि हुज ब्रदर अनॉयज यू, कि किसका भाई तुम्हें परेशान करता है, तो परेशान करने वाला यही तो है जो भाई है ये। अगला लिखा मैंने हुज ब्रदर डू यू अनोय, हुज ब्रदर कि किसके भाई को डू यू अनोय, अब अनोय कौन करते हो तुम, डू यू, यू अनोय, अनोय कौन करते हो तुम, यानी कि ये जो है काम को करने वाला, यानी कि अब आपका यू सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इस एक्शन को करने वाले कौन हो, तुम हो, क्योंकि इसकी हिंदी क्या है, तुम किसके भाई को परेशान करते हो, तो परेशान कौन करते हो, तुम, यानी कि तुम क्या हो, सब्जेक्ट हो। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, जो ब्रदर है, परेशान तो इसको किया जा रहा है ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ब्रदर है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखो हुज के बाद ब्रदर है लेकिन ये सब्जेक्ट है, इस हुज के बाद भी ब्रदर है लेकिन ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में भी क्या होगा, दोनों का जो एक्टिव का रूल है वो अलग अलग बनेगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मतलब पीछे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से देखो, एक्टिव का ये वाला जो रूल है ये कब लगाते हो आप, जब विच या हुज के बाद वाला जो नाउन हो वो क्या हो, सब्जेक्ट का काम करे। मैंने बताया विच या हुज के बाद वाला जो नाउन हो, अगर आपको लगे कि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आप एक्टिव का ये वाला रूल फॉलो करते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, विच या हुज, क्योंकि दोनों का रूल सेम है मैंने बताया। उसके बाद वही नाउन जो आपका सब्जेक्ट है, प्लस में आ जाएगा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ये डिपेंड करेगा आपके टेंस पे, आपका टेंस कौन सा है। जैसे आप टेंस यूज कर रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि अभी तो हमने इंडेफिनिट पढ़ा है, अभी हम कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट पे तो गए नहीं है, इंडेफिनिट पढ़ा है हमने। तो इंडेफिनिट में क्या होता है, अगर मान लो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हो, ठीक है, क्या बना रहे हो, प्रेजेंट डेफिनेट। एक चीज उससे पहले और देख लो, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा है, अफर्मेटिव के रूल से बनता है। सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव ही होगा लेकिन उस पर्टिकुलर टेंस का जो अफर्मेटिव का रूल होता है ये उससे बनता है। इसके लिए मैंने हु वाला आपको समझाया था, अगर आपको याद हो, कि जब भी आप हु से एक सेंटेंस बनाते हो तो वो किससे बनता है, वो भी पर्टिकुलर जो टेंस होगा उसके अफर्मेटिव के रूल से बनता है। तो अब आपसे मैं पूछूं कि मान लो यहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, तो उसका जो अफर्मेटिव का रूल है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और साथ में ऑब्जेक्ट। ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया है। तो देखो यहां पर आपने विच लगा दिया, हुज लगा दिया और आपने नाउन यानी कि सब्जेक्ट लगा दिया, मतलब यहां तक की कहानी हो गई। अब आपको डायरेक्ट क्या लगाना है, वी1। तो इस पूरे की जगह पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो इसमें होता ही नहीं है, तो इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा, वी1।
और उसके साथ में क्या आ जाएगा एस ई एस, क्योंकि वो वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है और उसके साथ ऑब्जेक्ट तो है ही। तो इस तरीके से रूल आपका बन जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट से बनाना है, तो पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव का रूल होगा, ठीक है, ध्यान से समझो, पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव का रूल होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव के रूल की बात कर रहा हूं, तो देखो सब्जेक्ट तो ये है ही, उसके बाद डायरेक्ट क्या लगाना V2, तो इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा V2, क्योंकि इसके अंदर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, दिख रहा है आपको, ठीक है, और साथ में सिर्फ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट खत्म। तो विच प्लस विच या हुज प्लस नाउन प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हो। अगर सपोज करो आप बना रहे हो फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या बना रहे हो, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो उसका जो अफर्मेटिव का, क्योंकि बनेगा किससे, अफर्मेटिव के रूल से, मैंने बताया ना। हेलो हेलो, हेलो। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, फ्री होके बात करता हूँ, ठीक है। ठीक है। देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद विल आ जाएगा, रूल आपको पता है मैंने लिखवा रखा है पहले, V1, और साथ में क्या था ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट तो ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, अगर जाहिर सी बात है अगर टेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, तो यहाँ पर लग जाएगा विल। अब साथ में आपको क्या करना, क्योंकि इसमें देखो वर्ब अलग से है तो अलग से वर्ब, समझ गए, पहले हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब ऐड करके, अब ये तो ऑब्जेक्ट तो लिखा ही हुआ है, देखो बेसिकली मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इसकी जगह पर क्या क्या आ सकता है, समझ गए मेरी बात। तो जब भी विच या हुज के बाद आपको लगे कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट है, तो हमेशा वो उस पर्टिकुलर टेंस का जो अफर्मेटिव का रूल होगा, अफर्मेटिव का रूल, कोई सा भी टेंस आप यूज कर रहे हो उसका जो अफर्मेटिव का रूल होगा उसी से बनेगा हमेशा, ठीक है। जिसमें ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे बढ़े, पैसिव कैसे बनेगा, देखो पैसिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा, अगर आपने ऊपर विच लगाया तो नीचे आ जाएगा बाय विच, अगर आपने हुज लगाया तो क्या आ जाएगा, बाय हुज, ठीक है। और ये नाउन साथ में चिपका रहेगा, इसके इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अब प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सा, उस पर्टिकुलर टेंस के पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसे मान लो आप बना रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव का रूल होता है मेरे भाई, उसमें मैं आपसे पूछूं हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, तो आप कहोगे सर इज एम आर आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में इज एम आर आता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, पीछे करवाया ना मैंने आपको, देखो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, देखो जो पैसिव है इसमें इजएमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि नहीं है, तो वही यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इस हेल्पिंग वर्ब की जगह पर जो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब आ रहा होगा वो यहां पर आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और आपको पता है पैसिव में हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगा देना है, बहुत ही सिंपल है, समझ गए मेरी बात। लेकिन इन केस भाई साहब अगर क्या हो, अगर विच या हुज के बाद वाला जो नाउन हो, देखो विच या हुज के बाद वाला जो नाउन हो, अगर वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आपको एक्टिव इससे बनाना है और पैसिव अब इससे बनाना है, ठीक है। अच्छा अब एक्टिव जो बनेगा ना आपका, वो ध्यान रखना उस पर्टिकुलर टेंस का जो इंटेरोगेटिव का रूल है अब उससे बनेगा, समझ लो ध्यान से फर्क। अगर इसके बाद वाला नाउन सब्जेक्ट है तो फिर वो अफर्मेटिव के रूल से बनेगा, जो अफर्मेटिव का रूल होगा उस पर्टिकुलर टेंस का। लेकिन अगर इसके बाद वाला नाउन ऑब्जेक्ट है तो उस टेंस का जो इंटेरोगेटिव का रूल होगा ये उससे बनेगा, ठीक है। मेरी बात समझ गए या नहीं समझे। अब जैसे मान लो मेरे को यहां पर बनाना है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव का रूल अब आपको लगाना है एक्टिव में। इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है, डिड के साथ क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, V1, और साथ में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझ गए। अब देखो ये तो सबसे पहले आ गया विच या हुज और साथ में नाउन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है। अब अगर ऑब्जेक्ट इसके साथ में आ गया तो मतलब यहाँ लास्ट में तो कोई यूज ही नहीं बचा उसका, इंटेरोगेटिव का रूल है लेकिन ऑब्जेक्ट जो लास्ट में वो तो शुरू में आ गया असल में, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बोला है, तो आप देखो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या, डिड, तो असल में यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिड। उसके बाद आपको बोला है सब्जेक्ट, तो देखो ऊपर भी तो सब्जेक्ट ही है। उसके बाद क्या है, वर्ब। अब आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म। वो डिपेंड करेगा आपके टेंस पे, इसलिए सिर्फ मैंने वर्ब लिखा है, मैंने वर्ब की कोई फॉर्म नहीं लिखी, क्योंकि वो टेंस के हिसाब से बदलता रहता है। अब जैसे आप मान लो आप बना रहे हो फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हो, क्या बना रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसका जो इंटेरोगेटिव का रूल है वो क्या होता है, डूडस, लिखवा रखा है मैंने सब पिछली क्लास में, सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है। यानी कि देखो ये तो आएगा ही आएगा, तो फिक्स है, इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है, विच और हुज के बाद में नाउन। अब देखो हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब की जगह पर डिड ना लगाकर अब क्या आ जाएगा, डूडस, क्योंकि अब अगर आप प्रेजेंट डेफिनेट बना रहे हो तो डूडस आ जाएगा। साथ में क्या आ जाना है, सब्जेक्ट, और यहाँ पर भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट तो लास्ट में आएगा नहीं क्योंकि वो पहले जा चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बनेगा इंटेरोगेटिव के रूल से, कब, जब विच और हुज के बाद वाला नाउन क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और इसका जो पैसिव बनेगा वो कैसे बनेगा, इसमें बाय नहीं आता, जैसे ऊपर था ना बाय विच या बाय हुज, इसमें सीधा आता है विच या हुज यहाँ पर शुरू में, ठीक है, विच या हुज, ये नाउन साथ में चिपका रहेगा जो ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब।
अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, मैंने बताया ना, जो पैसिव का हेल्पिंग वर्ब होगा, जैसे मान लो यहाँ पर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया, एक्टिव जो है आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाया। अब जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर। तो इस हेल्पिंग वर्ब का मतलब यहाँ पर क्या है, इज एम आर। समझ गए? अगर आप पास्ट इंडेफिनिट बना रहे होते यहाँ पर डिड होता तो नीचे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाता, वॉज वर, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या आता है, वॉज वर आता है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है पैसिव में, बाय कंपलसरी है, और सब्जेक्ट भी क्या है, कंपलसरी। हालांकि ये आपको पता है कंपलसरी ना होकर ऑप्शनल होता है असल में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लगता है, कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं लगता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि आपको कब कौन सा रूल लगाना है, ये आपको थोड़ा सा याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। वरना तो सिंपल याद रखो कि ऊपर वाला बनता है अफर्मेटिव के रूल से, नीचे वाला इंटेरोगेटिव के रूल से, और पैसिव आपको याद रखना है। ठीक है, तो बहुत काम आएगा अगर आप इसको याद रख लेते हो तो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, विच मैन सेल्स क्लोथ्स हियर। देखो विच आ रहा है, ठीक है, तो विच के बाद जो नाउन है सबसे पहले आपको इसको देखना है कि ये जो नाउन है विच के बाद ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। विच मैन सेल्स क्लोथ्स हियर, कि कौन सा आदमी, विच मैन कौन सा आदमी, सेल्स देखो काम क्या हो रहा है, बेचने का। आप ऐसे पता लगा सकते हो सब्जेक्ट का, काम क्या हो रहा है, बेचने का। और यहाँ पर क्या, क्लोथ्स। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर आपके पास दो अलग अलग नाउन है, एक नाउन है मैन और एक नाउन है क्लोथ्स। अब आप खुद पढ़ के पता लगाओ कि बेचने वाला आदमी हो सकता है या बेचने वाला कपड़ा हो सकता है। तो आप कहोगे सर कपड़ा बेचता नहीं है, कपड़ा बिकता है, यानी कि जो कपड़ा है वो इस एक्शन को रिसीव करेगा, कपड़ा बिकेगा, बेचने वाला कौन, आदमी। यानी कि आप ये समझ गए, ये तो देखो बच्चा भी समझ जाएगा कोई छोटा सा, कि विच के बाद जो यहाँ पर नाउन है वो बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट है। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब आपको अच्छे से पता है कि विच या हुज के बाद वाला नाउन अगर सब्जेक्ट हो तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, हम लगाते हैं ऊपर वाला, यानी कि हम इसको कर देते रूल नंबर 1 और इसको हम कर देते रूल नंबर 2। तो जब विच के बाद वाला नाउन सब्जेक्ट हो तो हम लगाते रूल नंबर 1। क्लियर, समझ में आ गया? चलो, अब आपको पता ही है कि रूल नंबर 1 है, इसका मतलब मैंने कौन सा रूल लगाया होगा इसके अंदर, अफर्मेटिव का रूल लगाया होगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर टेंस का अफर्मेटिव का रूल। तो देखो ये सब्जेक्ट है, साथ में देखो सेल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें देखो क्या लग रहा है, एस यानी कि एस सी एस, और उसके बाद क्या है देखो ऑब्जेक्ट। क्या आपको कुछ याद आया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। बोलो होता है कि नहीं होता? तो देखो अफर्मेटिव से ही तो बना रखा है मैंने, तो एक्टिव बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार एग्जाम में आपको पैसिव देकर एक्टिव पूछ लेता है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ एक्टिव का फॉर्मेशन कैसे होता है, कि विच के बाद सब्जेक्ट अगर नाउन है तो पूरा अफर्मेटिव के रूल से बन रहा है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद देखो एस एस लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद क्या लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, और ये तो क्या है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसका बनाना है पैसिव। तो पैसिव कैसे बनेगा, देखो पैसिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा, बाय विच। ठीक, तो आपने क्या लगा दिया, बाय विच। उसके बाद क्या आ जाएगा, वही सब्जेक्ट जो आपका वो तो चिपका रहेगा, तो सब्जेक्ट चिपका हुआ मैन। उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगा टेंस पे। अब आपको अच्छे से पता है कि टेंस यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसके पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, इज एम आर होता है कि नहीं होता? और आपको एक बात मैं अच्छे से बता चुका हूं कि पैसिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना। ठीक है, एक्टिव में जो आता है हेल्पिंग वर्ब वो आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो आता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर जो इज एम आर आएगा, मतलब देखो हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो इज एम आर है, और वो आएगा आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मतलब पहले आप ढूंढो कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्लोथ्स। अब क्लोथ्स आपको पता है प्लूरल है, इज एम आर का यूज मैं आपको बता चुका हूँ, जब प्लूरल हो तो क्या आता है, आर। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर क्या लगा दिया हमने, देखो आर। उसके बाद क्या बोल रहा है लगाने के लिए, ऑब्जेक्ट, रूल के हिसाब से चल रहा हूं मैं, तो ऑब्जेक्ट क्या था, क्लोथ्स, तो मैंने यहां पर लिख दिया क्लोथ्स। ठीक है, बाय विच मैन आर क्लोथ्स। उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर वर्ब क्या है, सेल, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, और जो बच गया वो लास्ट में, तो क्या बन गया, बाय विच मैन आर क्लोथ्स सोल्ड हियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, पिछली क्लास की नहीं दे पाया मैं, लेकिन अब दोनों क्लास की इकट्ठे दे दूंगा मैं। तो पीडीएफ के लिए आप क्या करोगे, जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसका नाम है इंग्लिश बाय रोशन, इंग्लिश बाय रोशन। या तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट सर्च कर लोगे, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन या कमेंट में देख लेना, कहीं पर भी मैं जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैं दे दूंगा, तो डायरेक्ट लिंक पे जाके आप चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको इस क्लास की भी पीडीएफ और पिछली 4 क्लासेस की पीडीएफ में डाल चुका हूँ, और धीरे धीरे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी उसके ऊपर। ठीक है, तो कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और भी कुछ अपडेट्स चाहते हो, है ना, कुछ और भी मतलब पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं, कुछ भी चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम,
पे आप ऐसे डालोगे नाम मेरा इंग्लिश अंडरस्कोर बाय अंडरस्कोर रोशन, इस तरीके से तो आ जाएगा। ठीक है, वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हो मन है तो, वरना कोई बात नहीं। आगे देखो, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड। तो देखो यहाँ पर विच के बाद क्या है, नाउन न्यूज़पेपर। डू यू रीड, अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर जो विच के बाद नाउन है न्यूज़पेपर, पढ़कर ऐसी एक सेंस होता है ना इंसान का, कॉमन सेंस। आप बताओ न्यूज़पेपर सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, तो आप उसके लिए देखो काम क्या हो रहा है, तो काम हो रहा है रीड करने का। अब आप मुझे बताओ न्यूज़पेपर को रीड किया जाएगा ना, यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र किया गया यू, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड, तो इसका मतलब काम करने वाला तो ये बंदा है ना यू, मतलब ये जो न्यूज़पेपर है ये भाई साहब क्या है, आपके ऑब्जेक्ट हैं। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब आपको पता है कि जब विच के बाद वाला नाउन ऑब्जेक्ट हो, विच के बाद वाला, ये सॉरी, विच के बाद वाला जब नाउन क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो रूल नंबर क्या लगता है, 2। रूल नंबर 2 लगेगा। और रूल नंबर 2 का क्या मतलब है कि भाई इंटेरोगेटिव के रूल से बनेगा, उस पर्टिकुलर टेंस का जो इंटेरोगेटिव का रूल है उससे बनेगा। तो देखो टेंस तो आपको समझ में आ गया होगा, डू आ रहा है यहाँ पर, और डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंटेरोगेटिव का रूल है वो क्या होता है, सबसे पहले डू डज आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद V1, उसके बाद क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो तो आपको पता है विच के साथ चला जाता है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट हट गया। अब बाकी ये सारा का सारा एज इट इज आना चाहिए, चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डू डज आ रहा है, आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, आ रहा है, V1 आ रहा है, आ रहा है, तो मतलब बस बिल्कुल सही है। एक्टिव, एक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है। पैसिव बनाओ, पैसिव इससे बनेगा इस वाले रूल से, सबसे पहले क्या आ जाएगा, विच या हुज, तो यहाँ पर क्या आ गया, विच। उसके बाद नाउन चिपका रहेगा साथ में, तो नाउन चिपका है न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट यानी कि हेल्पिंग वर्ब। अब आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आ रहा है, अभी भी बताया था मैंने, और वो आएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यही तो है न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर आपको पता है सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम होता है। ठीक है, उसके बाद बाय, तो यहाँ पर आ गया बाय। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था, यू था, तो यू को चाहे आप शुरू में रखो चाहे लास्ट में लेके जाओ, टेबल जो होती है यू योर यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है, तो विच न्यूज़पेपर इज रेड बाय यू। अगला, हुज फादर स्कोल्डेड यू, हुज फादर, किसके पिता ने, स्कोल्डेड यू, तुम्हें डांटा। तो यहाँ पर जो फादर है आपको पता है सब्जेक्ट है, क्योंकि डांटने का काम किसने किया है, फादर ने। ठीक है, तो फादर क्या है, आपके सब्जेक्ट हैं। तो आपको पता है विच और हुज के बाद अगर नाउन सब्जेक्ट हो तो रूल नंबर 1, तो यानी कि इसको हमने रूल नंबर 1 से बना रखा है। रूल नंबर 1 का मतलब है कि पर्टिकुलर टेंस का जो अफर्मेटिव का रूल है उससे बनाया हुआ है। तो देखो ये जो स्कोल्डेड है ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आप कहोगे सर कैसे पता, स्कोल्डेड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी ऐसे नहीं आता डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ, या तो हैज आएगा उसके साथ, या हैव आएगा, या हैड आएगा, या विल हैव आएगा, या शैल हैव आएगा, कुछ तो आएगा, डायरेक्ट V3 कभी नहीं आता सब्जेक्ट के बाद। तो इसका मतलब ये V3 नहीं है, ये V2 है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता ही है। तो देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्या बन गया, ये आपका बन गया पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल, है कि नहीं बताओ, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल, क्योंकि मैंने बताया ना अफर्मेटिव के रूल से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हुज के बाद सब्जेक्ट है, हुज के बाद जो नाउन है वो सब्जेक्ट है, तो अफर्मेटिव के रूल से है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका बनाओ जरा पैसिव, तो पैसिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा, बाय हुज, तो यहाँ पर हमने लगा दिया देखो बाय हुज। उसके बाद नाउन यानी कि जो सब्जेक्ट है वो चिपका रहेगा, तो आ गया फादर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में जो पैसिव का हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होता है, वॉज वर्ब, जानते हो आप, ये करा चुका हूं पहली क्लास में, और वो आएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू है, और यू के साथ क्या आता है, वर आता है, ये तो आपको पता ही है। वॉज आता है सिंगुलर के साथ, वर आता है प्लूरल के साथ, लेकिन यू के साथ हमेशा वर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया वर। अब हेल्पिंग वर्ब की बात क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो आ गया यहाँ पर यू। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या है, स्कोल्डेड, तो स्कोल्डेड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, स्कोल्डेड। तो बाय हुज फादर वर यू स्कोल्डेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगला है, हुज बैग विल यू स्टील, हुज बैग विल यू स्टील, तुम किसका बैग चुराओगे। देखो काम चुराने का हो रहा, तो चुराने वाले तो तुम होगे, और बैग को चुराया जा रहा है, यानी कि बैग क्या है, ऑब्जेक्ट है। सिंपल, समझ में आ रहा है ना कि बैग यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है कि हुज के बाद वाला नाउन ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये वाला रूल लगेगा सेकंड वाला, हुज के बाद वाला नाउन क्या है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं, बोलो, बोलो भाई। हुज के बाद वाला नाउन क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि इंटेरोगेटिव के रूल से बनेगा। अब आपको पता है देखो विल शैल आ रहा है, यानी कि फ्यूचर है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो इंटेरोगेटिव का रूल होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आ जाएगा विल शैल, विल शैल के बाद आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो देखो ये रहा विल शैल, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आपका ये रहा यू, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट वर्ब ये रहा स्टील। ठीक है, अब कहोगे ऑब्जेक्ट कहाँ गया, तो देखो ऑब्जेक्ट जो है असल में वो ये रहा, तो वो तो पहले आ गया, तो यानी कि लास्ट में नहीं आएगा। तो हुज बैग विल यू स्टील, अब इस केस में क्या करना है, पैसिव आपको इस रूल से बनाना है।
तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हुज, तो आपने लगा दिया हुज। उसके बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या था वही बैग, बैग लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है इसके पैसिव में विल शैल ही रहता है, तो आपने लगा दिया विल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है बैग, और बैग के साथ क्या आएगा विल, क्योंकि शैल आता है फर्स्ट पर्सन के साथ में, यानी कि आई और वी के साथ में। हालांकि इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा अभी टेंस में कि शैल और विल के अच्छे अच्छे यूजेस होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, तो जज मत करना, समझाऊंगा अभी मैं आपको आगे। विल आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको पता है फ्यूचर के उसमें पैसिव में देखो यहाँ पर लिखवा रखा मैंने, फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव में देखो विल शैल के बाद हमेशा कहता है बी आता है, ठीक है, तो यहाँ पर मिस मत कर देना भाई, रूल में हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन क्योंकि फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब के साथ बी आता है, तो पहले यहाँ पर बी लगा दो, तो लगा दिया बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन, उसके बाद बाय, तो हमने लगा दिया बाय। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इधर क्या था यू, तो यू को जब लास्ट में लेके जाओगे तो यू ही रहता है। ऐसे ये वाला विच मूवी विल यू वॉच टुनाइट, तो देखो मूवी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वॉच करने की बात हो रही है और कौन देख रहे हो तुम, तो ये सब्जेक्ट है, तो विच के बाद वाला नाउन क्या है ऑब्जेक्ट है, तो इससे इस रूल से बना हुआ है। तो देखो सबसे पहले विच, उसके बाद आ गया आपका नाउन यानी कि मूवी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि आपका आ गया विल, उसके बाद आ गया आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया यू, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फ्यूचर में, तो आ गया वॉच, ठीक है। ये वर्ब जो है मैंने बताया ना इसकी फॉर्म डिपेंड करती है टेंस पे। उसके बाद ये लास्ट में आ गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया आपका, ठीक है। अब आप इसका बनाओगे पैसिव, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा विच, सबसे पहले क्या आ जाएगा विच, तो मैंने इधर लगा दिया विच। विच के बाद क्या है देखो नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है मूवी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आपको पता है फ्यूचर के पैसिव में इनडेफिनेट के पैसिव में विल ही रहता है। उसके बाद अभी मैंने बताया था कि बी आता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर क्या था वॉच, वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड। उसके बाद बाय, तो हमने लगा दिया बाय। सब्जेक्ट यू को चाहे शुरू में रखो लास्ट में रखो, यू का क्या होता है यू, लास्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम। आई होप आपको विच और हुज अच्छे से समझ में आ गया होगा और किसी भी तरह का डाउट आपको इसमें नहीं होने वाला, ठीक है। आगे बढ़े, हुम को देखो जरा, हुम का जो एक्टिव बनता है वो ऐसे बनता है, सबसे पहले आ जाएगा, अच्छा हुम का मतलब क्या होता है किसे या किसको, ठीक है, किसे या किसको। हुम जो है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, जैसे हु होता है, हु जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, और इसी का जो अपोजिट है हुम, वो आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो इसका एक्टिव कैसे बनता है, सबसे पहले तो हुम आ जाएगा, और यही असल में आपको पता है ऑब्जेक्ट है, यानी कि सेंटेंस में आगे कहीं पर ऑब्जेक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि ये खुद ही ऑब्जेक्ट है। प्लस आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। आप किसी भी टेंस का जब इंटेरोगेटिव बनाते हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब आता है ना, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका वर्ब आता है। अब ये हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगा आपके टेंस पे कि कौन सा टेंस है, उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। और ये वर्ब की जो फॉर्म है ये भी डिपेंड करेगा आपके टेंस पे। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि अभी हम इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तो अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हो तो सबसे पहले हुम आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आपको पता है डू डज आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब इंटेरोगेटिव बनाते हो। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और वर्ब में आपको पता है फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हो तो सबसे पहले हुम आ जाएगा। उसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब की जगह पर उसमें क्या आता है डिड आता है इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव में, सब्जेक्ट आ जाएगा और आपको पता है वहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट बना रहे हो तो सबसे पहले हुम तो आएगा ही आएगा, उसके बाद वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आता है विल शैल, उसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट आता है और यहाँ पर भी क्या आता है वी वन। तो इस तरीके से रूल बन जाएगा। अब डिपेंड आपके टेंस पे करेगा, मैंने आपको समझा दिया, ठीक। पैसिव जो बनेगा वो कैसे बनेगा, पैसिव देख लो भाई, सबसे पहले हु आ जाएगा, जो हुम है ना, हुम का बन जाएगा हु, ठीक है, हुम का हु, जैसे हु का बाय हुम बन जाता था, अभी मैंने आपको हु वाला लास्ट क्लास में कराया था, तो हुम का क्या बन जाएगा हु। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये आपके डिपेंड करेगा टेंस पे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उसका पैसिव वाला देखना है क्योंकि पैसिव बना रहे हो, तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इज एम आर, तो यहाँ पर आ जाएगा इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, सिंपल। एग्जाम्पल देखो, हुम विल यू सिलेक्ट दिस टाइम, तो हुम आ गया, हुम के बाद आ गया आपका विल शेल, विल शेल के बाद आपका आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद देखो क्या है सेलेक्ट क्या है वी वन, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं एडवर्ब ऑफ टाइम है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यही होता है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट है ये, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसका पैसिव बनाना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हु, तो इधर आ गया हु। उसके बाद क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब विल शेल ही होगा, और आपको अच्छे से पता है कि विल शेल के बाद हमेशा भी लगाते हैं जब पैसिव बनाते हो आप, ठीक है। और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेलेक्ट का क्या हो जाएगा सिलेक्टेड, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका बाय और सब्जेक्ट, ठीक है, तो बाय यू, हु विल बी सिलेक्टेड बाय यू, यहां पर भी लगा सकते हो, और लास्ट में दिस टाइम, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो हु विल बी सिलेक्टेड दिस टाइम बाय यू, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, दोनों ही ठीक है ये। हुम डिड यू बीट लास्ट नाइट, हुम डिड यू बीट लास्ट नाइट, तो देखो हुम प्लस क्या आ रहा है डिड, प्लस क्या आ रहा है सब्जेक्ट यू है ना सब्जेक्ट, प्लस क्या बीट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट है, क्या है ये पास्ट इंडेफिनिट। पैसिव बनाओ सबसे पहले हु, तो यहाँ पर आ गया हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है वॉज वर्ब, जो कि आएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ये खुद ही है,
ये जो इससे पहले है वही तो ऑब्जेक्ट है। देखो हेल्पिंग वर्ब, ये जो हुम है इसी की जगह पर आपने असल में हु लिखा है। देखो हु अपने आप में सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन आप इस सेंस को जरा समझो। अगर मैं बोलूं कि हु वॉज बिटन, कि किसको मारा गया था, तो यहाँ पर जो हु है बेसिकली वो सब्जेक्ट नहीं है। मैं बोल रहा हूँ किसको मारा गया था, किसको मारा गया था, तो यानी कि जिसको मारा गया था वो ऑब्जेक्ट होगा ना, मारने वाला सब्जेक्ट होगा। लेकिन मैंने बोला किसको मारा गया था, हु वॉज बिटन, तो इस वाले केस में जो हु है वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब देखो मैंने अगर बोला होम डिड यू बीट, कि तुमने किसको मारा, अब वो जो किसके है वो तो कोई भी हो सकता है, एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप यहाँ पर उसको कुछ भी मान सकते हो। अगर आप सिंगुलर मान रहे हो तो आपको पता है वॉज वर्ब में से वॉज आ जाएगा। अगर आप इस हु को सिंगुलर मान रहे हो तो वॉज आ जाएगा, अगर आप इस हु को प्लूरल मान रहे हो तो वर आ जाएगा। अब डिपेंड आपके एग्जामिनर पे करेगा कि वो आपको ऑप्शन में क्या दे रहा है। ठीक है, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हु वॉज, उसके बाद क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बिटन, उसके बाद बाय सब्जेक्ट बाय यू, उसके बाद जो बचा है लास्ट में लास्ट नाइट, हु वाज बिटन बाय यू लास्ट नाइट। अगला हुम डज ही अप्रिशिएट, देखो हुम तो है, उसके बाद क्या है डू डज, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, है कि नहीं है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जरा बनाओ उसका पैसिव, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हु, उधर आ गया हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या है इज एम आर। अब इज एम आर आएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर भी क्लियर नहीं है हुम डज ही अप्रिशिएट, क्यों किसको अप्रिशिएट करता है, वो कोई भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, जिसको वो अप्रिशिएट कर रहा है वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। कि हुम डज ही अप्रिशिएट, कि वो अप्रिशिएट किसको करता है या किन को करता है। तो आपकी मर्जी, आप सिंगुलर मानो प्लूरल मानो, तो यहाँ पर इज भी आ सकता है और आर भी आ सकता है। तो हु इज अप्रिशिएटेड या हु आर अप्रिशिएटेड, उसके बाद आ जाएगा बाय, क्योंकि देखो यहाँ पर बाय है, फिर सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही जब लास्ट में लेके जाते हो तो क्या बन जाता है हिम, ही हिज हिम, तो यहाँ पर क्या आ गया हिम। तो हु इज अप्रिशिएटेड बाय हिम। आई होप आपको विच, हुज और हुम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो बाकी की बची हुई डब्ल्यूएच फैमिली है, डब्ल्यूएच फैमिली के जो मेंबर्स हैं, मतलब जैसे कि व्हेन है, वेयर है, व्हाट है, व्हाई और हाउ, ठीक है, ये पांच है। इन पांच को बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। जो टेंस का इंटेरोगेटिव का रूल होता है वही रूल लगेगा, बस उसमें आपको स्टार्टिंग में इसको जोड़ देना। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आप बना रहे हो, ठीक है, और आपको इनमें से किसी एक को यूज करना है, तो पहले इसका जो इंटेरोगेटिव का रूल है वो लिखो। क्या होता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन है ना भाई, ये जब लग गया सेंटेंस में तो क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आप इंटेरोगेटिव का रूल लिख लोगे, उसके बाद इनमें से जो भी आपको यूज करना बस यहाँ पर जोड़ दो, वाई, खत्म, ये बन गया एक्टिव। पैसिव बनाना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव का रूल है वो लिखो इंटेरोगेटिव का, क्योंकि इंटेरोगेटिव है। तो इज एम आर पैसिव का रूल बोल रहा हूं मैं, प्लस में क्या आता है ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या आता है बाय, प्लस क्या आता है सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी में क्या जोड़ दो वाई, तो ये बन जाएगा पैसिव। अब यहाँ पर आप वाई जोड़ दो, वेन जोड़ दो, वेयर जोड़ दो, हाउ जोड़ दो, ठीक है, या व्हाट जोड़ दो, मतलब कुछ भी जोड़ सकते हो। ऐसी पास्ट डेफिनेट बनाओगे तो उसका जो इंटेरोगेटिव का रूल होगा वो लिख दो और स्टार्टिंग में जोड़ दो। ऐसी पैसिव में इंटेरोगेटिव का रूल लिख के स्टार्टिंग में जोड़ दो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखो, वट डू यू नो, जैसे देखो ये डू डज है, प्लस में यू क्या है सब्जेक्ट है, प्लस नो क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आपका देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव का रूल है, उसी में मैंने शुरू में व्हाट जोड़ दिया तो बन गया ये आपका व्हाट वाला। तो व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, अब आपको इसका बनाना है, क्या बनाना है इसका पैसिव। एक चीज ध्यान रखना, देखो मैंने क्या बोला व्हाट डू यू नो, कि तुम क्या जानते हो, तो जाहिर सी बात है जो तुम जानते हो वही तो ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला तुम क्या जानते हो, तो वही जो क्या है वही तो असल में ऑब्जेक्ट है। सेंस लगाओ, मैं अगर तुमको बोल रहा हूं कि तुम क्या जानते हो, तो तुम बोलोगे मैं ये जानता हूं, तो तुम्हारे लिए जो ये है वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, कि मैं ये जानता हूं, जानने वाले तुम। जैसे मैंने बोला मैं यह जानता हूं, तो मैं जानता हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं, मैं क्या जानता हूं यह है, तो यह क्या है ऑब्जेक्ट। तो जब सामने वाला मुझसे पूछ रहा है कि तुम क्या जानते हो, तो असल में जो क्या है वही तो ऑब्जेक्ट हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो देखो ये यहां पर आ गया, ये आपका डूडज है, ये आपका सब्जेक्ट है, आपका वीवन है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसका पैसिव बनाओ, तो देखो पैसिव का रूल वही, सबसे पहले डब्ल्यू एच इनमें से एक आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है व्हाट, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा व्हाट। अब उसके बाद क्या देखो इज एम आर है, ये आता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको पता है इस सेंटेंस में जो व्हाट है यही ऑब्जेक्ट है, बताया ना मैंने अभी आपको, जो व्हाट है वही ऑब्जेक्ट है। और व्हाट तो कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर भी प्लूरल भी, तो आप इसको कुछ भी मान सकते हो, डिपेंड आपके एग्जामिनर पे करेगा कि वो क्या मान रहा है। आप इसको इज कर लो या आर कर लो, दोनों ही ठीक है। तो व्हाट इज नोन या व्हाट आर नोन, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया हमने। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लगाना, क्योंकि ऑब्जेक्ट असल में यहाँ पर जो व्हाट है वही ऑब्जेक्ट है। तो इज एम आर, और सॉरी ये रहा इज एम आर, और इज एम आर के बाद में ऑब्जेक्ट तो लग गया, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा वी3। तो यहाँ पर क्या था नो, तो नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है नोन, तो व्हाट इज नोन, ठीक है।
उसके बाद देखो आना तो चाहिए बाय, लेकिन यहाँ पर टू क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ में प्रीपोजिशन फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो नोन के साथ क्या आता है, टू आता है। जब आप पैसिव में यूज करते हो नोन को, तो नोन के साथ टू आता है। ऐसे याद करने के लिए बोला था मैंने, याद किया आप लोगों ने कि नहीं, ठीक है। तो नोन बाय नहीं आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा नोन टू, और उसके साथ क्या आ जाएगा सब्जेक्ट। तो उधर सब्जेक्ट क्या है यू, तो यू को चाहे यहाँ रखो चाहे लास्ट में लेके जाओ, यू का यू ही रहता है, तो क्या आ जाएगा टू यू। उसके बाद जो बच गया अबाउट दिस, वो आ जाएगा लास्ट में, ठीक। वेयर डिड शी बीट यू, वेयर डिड शी बीट यू, उसने तुम्हें कहाँ मारा भाई, बताओ जगह बताओ कहाँ पे मारा उसने तुम्हें। तो देखो डिड है, ये आपका शी क्या है सब्जेक्ट है, बीट क्या है V1 और ऑब्जेक्ट क्या है यू। ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव का रूल है, उसी में हमने क्या जोड़ दिया वेयर। तो बताया तो था मैंने कि जो इंटेरोगेटिव का रूल होता है उसी में आप ये जोड़ दो, ये इन पांचों में से व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, ठीक है। अब इसका बनाना पैसिव, तो इसका जो पैसिव का रूल होता है इंटेरोगेटिव का, वो क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है वॉज वर आता है, ठीक है। वॉज वर के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में V3 आता है, फिर बाय आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। लेकिन इन सबसे पहले क्या आएगा, वही WH फैमिली, इनमें मतलब इन पांचों में से एक आएगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा वेयर, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा वेयर। उसके बाद क्या आ जाएगा वॉज वर, यह आएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है यू, और यू के साथ हमेशा क्या आता है वर, तो क्या आ गया वर। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है यू, तो यू को चाहे लास्ट में रखो या इधर लेके आओ उठा के, तो यू ही रहेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीट की थर्ड फॉर्म बिटन। उसके बाद क्या आ जाएगा बाय, तो इधर लगा दी हमने बाय। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है शी को हम लास्ट में लेके जा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा हर, तो वेयर वर यू बिटन बाय हर। व्हाई विल आई डू दिस, तो देखो विल शैल, अभी आराम आराम से समझा रहा हूं ताकि आप सीख सको। जल्दबाजी में मैं भी जा सकता हूं, फटाफट से केवल रूल बता दूंगा, हाँ ये होगा तो इसमें चेंज कर देना, वो होगा तो उसमें चेंज कर देना, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सीख सको, ठीक है। तो विल शैल है, प्लस में क्या है सब्जेक्ट, प्लस में क्या है V1, प्लस में क्या है ऑब्जेक्ट। ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव, तो इसका आपको बनाना पैसिव। तो पैसिव का रूल क्या बनता है, सबसे पहले विल शैल आ जाता है, इंटेरोगेटिव का ही बनेगा ना, प्लस में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस क्या होता है सब्जेक्ट। तो बनाओ जरा। तो सबसे पहले तो वही WH में जो एक वर्ड दे रखा है वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई। उसके बाद क्या है देखो विल शैल अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव में हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या था दिस, तो दिस के साथ क्या आएगा विल, क्योंकि थर्ड पर्सन है दिस, तो आ जाएगा विल। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने। अच्छा दिस है तो यहाँ पर इट की जगह पर क्या आ जाएगा दिस, ऑब्जेक्ट को थोड़ी चेंज करना है। तो वाई विल दिस, उसके बाद क्या देखो बी, तो हमने क्या लगा दिया बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या था डू, डू की थर्ड फॉर्म डन। उसके बाद क्या है बाय, तो हमने लगा दिया बाय, और सब्जेक्ट क्या था इधर देखो आई, तो आई जब लास्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा मी, तो लगा दी हमने मी। तो वाई विल दिस बी डन बाय मी। हाउ विल योर ब्रदर फाइंड मी, तो देखो ये भी वही है सेम फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसको भी सेम तरीके से बनाना है। सबसे पहले हाउ, उसके बाद वही विल शैल, किसके अकॉर्डिंग आएगा ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट कौन है मी, तो आई के साथ क्या आता है शैल आता है, ठीक है। विल मैंने क्या बताया टेंस में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि विल भी आ सकता है शैल भी, तो आप यहाँ पर शैल भी लगा सकते हो, ठीक है। हाउ शैल आई बी या हाउ विल आई बी, दोनों कंडीशन में आप इसको ठीक मानोगे। बस थोड़ा सा इसमें जो वो है सेंस है, उसमें सेंस भी नहीं आप कैसे थोड़ा सा टोन में चेंज आ जाता है, टेंस में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो विल शैल आपने लगा दिया, ऑब्जेक्ट आपने लगा दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या था मी, तो जब मी को आप पहले लेकर आ रहे हो तो मी का क्या बन जाएगा आई बन जाएगा, तो बन गया आई। उसके बाद क्या है बी, तो यहाँ पर आ गया बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फाइंड की थर्ड फॉर्म, फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड, ठीक है। उसके बाद बाय, बाय लगा दिया हमने। उसके बाद क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है योर ब्रदर, तो यहाँ पर लगा दिया हमने योर ब्रदर, ठीक है। व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसी में व्हेन लगा दिया इंटेरोगेटिव के रूल में। तो पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव बनेगा आपको पता है, सबसे पहले आ जाएगा इज एम आर, देखो लिखा हुआ है, सबसे पहले तो वही WH का जो वर्ड है, तो क्या आ जाएगा व्हेन। उसके बाद क्या आ जाएगा इज एम आर, इज एम आर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, तो क्रिकेट सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा इज। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, देखो इज एम आर के बाद ऑब्जेक्ट है ना, तो आ गया क्रिकेट। उसके बाद क्या है देखो ऊपर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आ गया प्लेड। उसके बाद क्या है बाय, तो आ गया बाय। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है यू, तो यू को जब लास्ट में लेके जाओगे तो यू ही रहेगा। तो ये आपका जो WH फैमिली वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका एक्टिव और पैसिव कैसे बनेगा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चाहे तुम टेंस में चेंज कर लो, लेकिन इनका जो रूल है वो एक ऐसा ही रहेगा, बस वहां पर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की जो फॉर्म है वो बदलता जाएगा। जैसे इंडेफिनिट था तो अलग, इंडेफिनिट था तो अलग रूल था, कॉन्टिन्यूस आएगा तो रूल बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन रहेगा यही, बस रूल नहीं बदलेगा, असल में क्या कह सकते हो हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा, ठीक है, और वर्ब की फॉर्म बदल जाएगी। अभी आगे मैं कराऊंगा। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस की, ठीक है। कॉन्टिन्यूस टेंस में अच्छा कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी काम को कंटिन्यू दिखा रहे होते हो, जब आप ये बताना चाह रहे होते हो कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, या कंटिन्यू चल रहा था, या कंटिन्यू चल रहा होगा,
तो बेसिकली कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए आप कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते हो, ठीक है। जैसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हो तो उसके लास्ट में जो हिंदी का सेंटेंस जो भी होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, उसके लास्ट में आपको क्या दिखाई देगा, रहा है या रही है या रहे हैं, ठीक है, या फिर हुआ है, कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए यूज करते हैं, या फिर हुई है। ऐसे आप पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाओगे तो रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनाओगे तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे। समझ गए मेरी बात? ठीक है। अब देखो इधर है एक्टिव और इधर क्या है, पैसिव। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो एक्टिव का रूल बनता है वो क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर में से एक आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्योंकि एक्टिव बना रहे हो आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी और साथ में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये मैंने अफर्मेटिव का लिखा है। अब आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो आपको पता है यहाँ पर थर्ड प्लेस पे नॉट ऐड कर देते हैं। इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव में क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को और सब्जेक्ट को आपस में इनका प्लेस आपको चेंज कर देना होता है। समझ गए मेरी बात? जब इसका पैसिव बनाओगे तो पैसिव में सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद वही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब वो आएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। बीइंग कंपलसरी है कॉन्टिन्यूस टेंस में। अगर कॉन्टिन्यूस टेंस है तो वहां पर बीइंग क्या है, कंपलसरी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो कंपलसरी है ही, बाय और सब्जेक्ट। ये भी अफर्मेटिव है। अगर नेगेटिव बनाना है तो थर्ड प्लेस पे नॉट, यानी कि यहाँ पर नॉट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये दोनों आपस में अपना प्लेस क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, सिंपल। ऐसी पास्ट कॉन्टिन्यूस देखो, सब्जेक्ट था तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट, बस हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया। यहाँ पर इज एम आ रहा है तो यहाँ पर क्या है, वॉज वर। बाकी देखो वी, ठीक है, बाकी देखो V1 है, V1 है, आईएनजी है, आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, यानी कि सब कुछ सेम है, बस एक इज एम आर की जगह पर क्या आ गया, वॉज वर। आपको पता है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। और वॉज वर का यूज मैंने आपको बता रखा है, नहीं बताया तो बता रहा हूँ, बताया वैसे मैंने। वॉज लगाते हैं सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ, और वर लगाते हैं प्लूरल के साथ, ठीक है, ध्यान रखना। पैसिव कैसे बनेगा, देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इज एम आर की जगह पर बस क्या कर दिया हमने, वॉज वर। बाकी देखो बीइंग बीइंग, V3 बाय सब्जेक्ट सब्जेक्ट, यानी कि सेम होता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, ठीक है। और ऐसे ही मैंने बताया नेगेटिव बनाना है तो नॉट यहाँ पे, और इंटेरोगेटिव बनाना है तो इन दोनों को आपस में बदल दोगे। ऐसे यहाँ पर इंटेरोगेटिव के लिए इनको बदल दोगे और नेगेटिव के लिए यहाँ पर नॉट लगा दोगे, सिंपल। ऐसे देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल शेल, विल शेल के बाद बी आ जाता है कंपलसरी, फिर V1, उसके बाद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा, इंटेरोगेटिव बनाना तो ये पहले ये बाद में, मतलब इन दोनों को आपस में चेंज कर देना है, और इसका पैसिव नहीं बनता, ठीक है। मौज करो, समझ में आ गया? ये रूल सिंपल है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है कॉन्टिन्यूस में, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, इनके पैसिव में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, साथ में बीइंग कंपलसरी है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल देख लो, वाई आर दे अब्यूजिंग यू, देखो वाई वाला है तो मैंने आपको क्या बताया था, वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर और हाउ, ये जो पांच है ये कैसे बनता है, जिस भी टेंस से आप बना रहे हो उसका जो इंटेरोगेटिव का रूल होगा उसी में आपको स्टार्टिंग में इसको जोड़ देना है। तो देखो ये मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कैसे पता चल रहा है, देखो इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी, तो इसको देखकर पता चल रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और देखो उसी का इंटेरोगेटिव भी तो है ये, देखो सबसे पहले इज एम आर के बाद में क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है, देखो V1 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आईएनजी के साथ क्या, ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव का रूल है और इसी में स्टार्टिंग में मैंने जोड़ दिया वाई, तो वाई वाला बन जाएगा। इसका बनाना आपको पैसिव, तो देखो पैसिव का रूल मैंने अभी क्या बताया, ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर दोगे, वाई लगा दोगे। अब क्योंकि वाई लग गया मतलब ये इंटेरोगेटिव बन गया, तो मैंने क्या बताया था, इनको आपस में चेंज कर देना है, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा वाई, वाई के बाद आ जाएगा इज एम आर और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो देखो बनाओ, तो सबसे पहले आ गया वाई, वाई के बाद आ जाएगा इज एम आर आएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है, यू के साथ क्या आता है हमेशा आर। अब आएगा आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू को चाहे लास्ट में रखो चाहे शुरू में रखो वो यू ही रहता है, तो वाई आर यू। उसके बाद क्या आता है, देखो मैंने बताया था बीइंग आता है, आता है तो लगा दिया मैंने बीइंग। उसके बाद क्या आता है V3, तो देखो इधर काम क्या रहा, अब्यूज, तो अब्यूज की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड। उसके बाद क्या है, देखो बाय, तो हमने लगा दिया बाय, बाय के बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो दे जब यहाँ पर है, जब आप इसको लास्ट में लेके जाओगे तो दे का क्या बन जाता है, देम, खत्म। तो वाई आर यू बीइंग अब्यूज्ड बाय देम, ठीक है। अगला, वर यू ईटिंग जंक फूड, देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस है ये, क्योंकि देखो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव है। कैसे पता चल रहा है इंटेरोगेटिव है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को आपस में बदल दिया गया है, ठीक है। तो इसका बनाना आपको पैसिव, तो पैसिव कैसे बनेगा भाई, इंटेरोगेटिव से बनेगा ये भी, तो पहले आ जाएगा वॉज वर्ब फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट,
और जो वॉज बार आएगा वो भी आएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, जंक फूड, सिंगुलर होता है, क्या लगा दिया हमने, वॉज। उसके बाद ऑब्जेक्ट आना है, देखो ऑब्जेक्ट पहले वॉज बार फिर ऑब्जेक्ट, तो वॉज बार लगा दिया फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया जंक फूड। उसके बाद क्या है, बींग, तो हमने लगा दिया बींग, बींग के बाद आपकी थर्ड फॉर्म इटन, उसके बाद बाय, सब्जेक्ट क्या है यू, तो यू को चाहे यहाँ रखो लास्ट में लेके जाओ, यू रहता है वो, तो वॉज जंक फूड बीइंग इटन बाय यू। अगला, ही इज पेइंग द बिल टुडे, ये देखो इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव है, क्योंकि देखो सब्जेक्ट इज एम आर V1 आईएनजी, सीधा सीधा सब्जेक्ट है फिर इज एम आर है फिर V1 है फिर आईएनजी है, तो अफर्मेटिव है। तो उसका पैसिव बनाओगे, तो पैसिव में सबसे पहले क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द बिल, तो आगे द बिल सिंगुलर है तो इज एम आर में से एक आएगा, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज, द बिल इज। उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पेड, उसके बाद बाय, सब्जेक्ट क्या है, ही है, लेकिन ही का क्या बन जाएगा लास्ट में लेके जाओगे तो हिम, उसके बाद लास्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, द बिल इज बीइंग पेड बाय हिम टुडे। आई वॉज नॉट इंटरव्यूइंग हिम, पता लग गया आपको, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, बनाओ पैसिव, सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हिम है तो यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा, ही, तो बन गया ही। उसके बाद ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा, वॉज वर्ब में से एक, ही आपको पता है सिंगुलर तो क्या आ गया, वॉज, तो ही वॉज, नेगेटिव है तो देखो नॉट आ जाएगा, यहाँ पे है ना नॉट थर्ड प्लेस पे, तो ही वॉज नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इंटरव्यूड, उसके बाद क्या आ जाएगा बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, आई को लास्ट में लेके जाओगे मी, ऐसे ये बना हुआ वाई वाला, देखो जो ऊपर है वही सेम है, ठीक है। वाई आर दे डेकोरेटिंग द हाउस, तो सबसे पहले वाई, उसके बाद इज एम आर आ जाएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द हाउस यानी कि एक है तो आ गया इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है द हाउस, उसके बाद बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड, ये नहीं आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा बाय, उसके बाद क्या आ जाएगा देम। सिंपल, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको समझा दिया। परफेक्ट है, ऐसे देखो परफेक्ट क्या होता है, जैसे प्रेजेंट, देखो परफेक्ट टेंस का बेसिकली क्या मतलब होता है, टेंस में अच्छे से समझाऊंगा, फिर भी थोड़ा बहुत अभी समझा देता हूं मैं आपको। देखो आप सपोज करो कि मैं एक कारपेंटर के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे एक सोफा बनवाना है, तो वो जंगल गए, जंगल से लकड़ी काट के लाए, और जैसी लकड़ी काट के वो लाए मैंने उनको बोल दिया परफेक्ट बनाया सोफा आपने। तो आप मुझे बताओ क्या ये बोलना सही रहेगा, तो आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब तक कोई काम हुआ ही नहीं आप उसको परफेक्ट कैसे कह सकते हो ना। अब मान लो उसने लकड़ी वकड़ी काट के रख दिया और फिर मैंने बोला कि भाई क्या परफेक्ट सोफा बनाया आपने, फिर आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो ये, अभी तो बना ही नहीं, तो बिना काम होने से मतलब बिना काम हुए आप उसको परफेक्ट कैसे बोल सकते हो। अब मान लो उसने बना के तैयार कर दिया, सोफा बना के रख दिया, अब मैं देख के बोल रहा हूँ क्या सोफा बनाया आपने, बिल्कुल परफेक्ट बनाया, तो अब आप कहोगे सर अब आप इसको परफेक्ट बोल सकते हो क्योंकि अब वो काम हो चुका है। तो बस यही मतलब होता है, परफेक्ट का मतलब होता है कि परफेक्ट टेंस जो होता है वो ये दिखाता है कि कोई काम हो चुका है या हो चुका था या हो चुका होगा। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या बोलोगे, चुका है, चुकी है, आया है, गया है, लिया है, दिया है। अगर पास्ट है तो क्या बोलोगे, चुका था, चुकी थी, आया था, गया था, लिया था, दिया था। अगर फ्यूचर है तो क्या बोलोगे, चुका होगा, चुकी होगी, आया होगा, गया होगा, लिया होगा। तो ये होता है परफेक्ट टेंस, समझ में आया, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, तो रूल क्या होता है, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आपका हैज़, ठीक है। हैज़ का यूज बता रखा है मैंने आपको, नहीं बता रखा तो बता देता हूँ, लिख लेना। हैज़ लगाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन आपको पता है मैंने बता रखा है, याद करने का तरीका, आई वी और यू को छोड़कर सारे के सारे थर्ड पर्सन है। तो अगर आपको लगे कि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और साथ में सिंगुलर भी है तो हैज लगाना, अदरवाइज क्या लगाना, हैव लगाना। वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। जैसे कॉन्टिन्यूस में V1 के साथ आईएनजी कंपलसरी है ना, ऐसे यहाँ पर V3 कंपलसरी है, और साथ में क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का हो गया, नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव बनाना है तो इन दोनों को आपस में चेंज कर देना जगह इनकी, ठीक है। पैसिव कैसे बनेगा, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब सेम होता है हैज हैव, लेकिन ये आएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हैज हैव का यूज मैंने आपको बता ही दिया, हैज आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सबके साथ हैव आता है। बीन कंपलसरी है पैसिव में, परफेक्ट का जब आप पैसिव बनाते हो तो बीन कंपलसरी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में बाय, साथ में सब्जेक्ट। पास्ट में देखो देखो सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हैज हैव यहाँ पर हैड, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हैज हैव चेंज हुआ किसमें, हेड में, देखो बीन बीन, V3 बाय सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, सिंपल। फ्यूचर में देखो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, हैज हैव हैड, यहाँ पर आ गया विल शैल, साथ में हैव आता है इसके, ध्यान रखना यहाँ पर हैज नहीं आता, सिर्फ हैव आता है, ये याद रखना। और साथ में देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। पैसिव के लिए देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा तो हैज हैव है, यहाँ पर हैड है, यहाँ पर विल शैल। उसके बाद क्या देखो हैव, यहाँ पर ये दोनों साथ में आएगा, देखो यहाँ पर भी साथ में, यहाँ पर भी साथ में,
उसके बाद रूल अधूरा पता नहीं क्यों छोड़ रखा है मैंने। साथ में क्या आ जाएगा बीन, क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्या है हैज के बाद बीन आ गया बीन। उसके बाद देखो बीन के बाद क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद देखो क्या है बाय, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल्स देखो, somebody has broken the lock, somebody has broken the lock, देखो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसका पैसिव बनाओगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है द लॉक, द लॉक। उसके बाद क्या आता है हैज हैव अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो ये जो द लॉक है थर्ड पर्सन है, क्योंकि ना तो ये आई है ना वी है ना यू है, और सिंगुलर यानी कि एक ही लॉक है, तो ये क्या आ जाएगा हैज। उसके बाद क्या आता है बीन, तो बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। अब आप कहोगे सर यहाँ पर बाय समबडी आपने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ कि समबडी, कि किसी ने ताला तोड़ दिया है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी ने ताला तोड़ दिया है तो मेरा फोकस उस किसी पे नहीं है, मेरा फोकस है कि भाई ताला टूट गया है। क्योंकि जब मेरे को सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं कि वो है कौन, तो पैसिव में उसको लिखने का कोई फायदा है नहीं वैसे भी कि बाय समबडी। आप सोचो ना, इसको मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, आपने अगर इतना बोल दिया द लॉक हैज बीन ब्रोकन तो ठीक है। अब सामने वाला अगर पूछता है कि किसने तोड़ा, तो आप बोलोगे बाय समबडी, द लॉक हैज बीन ब्रोकन बाय समबडी, फिर बोल सकते हो। लेकिन ऐसे अपने आप में देखो मैंने क्या कहा, लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसा होगा कि नहीं लिखा देगा और तुमको लग रहा होगा तो गलत है, बाय समबडी क्यों नहीं लिखा, तो वहां पर लड़ना मत एग्जामिनर से। बाय सब्जेक्ट मैंने पहले ही बताया था कि ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता। यहाँ पर सब्जेक्ट पे मैं फोकस कर नहीं रहा तो बाय समबडी नहीं लगा रहा मैं। और वैसे भी कुछ चीजें होती हैं जो अंडरस्टूड होती हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं कि भैया इनको करने वाला तो वही होगा, तो हमें बाय सब्जेक्ट लिखने की जरूरत ही नहीं। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मैंने बोला पुलिस अरेस्टेड हिम लास्ट नाइट, इसका जब मैं पैसिव बनाऊंगा तो ही वॉज अरेस्टेड लास्ट नाइट, मैं बाय पुलिस लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है अरेस्ट करने का काम पुलिस करती है। तो पैसिव में मुझे जरूर नहीं कि बाय पुलिस लिखूं। मैंने क्या बोला, लिख दोगे तो भी गलत नहीं है और नहीं लिखोगे तो भी गलत नहीं है, तो इसलिए आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ऐसे देखो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द, इसका पैसिव कैसे बनाऊंगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखो बाय पीपल तो नहीं लिखा मैंने, क्योंकि जाहिर सी बात है बोलने का काम तो लोग ही करेंगे ना, तो बाय पीपल लिखो ना लिखो फर्क थोड़ी पड़ रहा है कुछ, तो लिखो ना लिखो दोनों ही ठीक है। नो वन डिजायर्स राइट्स, कि कोई भी राइट्स यानी कि दंगे की इच्छा नहीं करता, दंगे को कोई डिजायर नहीं करता। तो जब कोई नहीं करता यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर मेन नहीं है, क्योंकि कोई नहीं करता मतलब यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है ही नहीं, तो मैंने सीधा क्या लिखा, राइट्स आर नॉट डिजायर्ड, राइट्स आर नॉट डिजायर्ड। ठीक है, तो अब वैसे भी आपने यहाँ पर नॉट लगा दिया तो वैसे भी आप बाय नोबडी नहीं लिख सकते, क्योंकि एक ही सेंटेंस के अंदर नो नॉट और नो वन नोबडी नहीं आता। ठीक है, तो राइट्स आर नॉट डिजायर्ड बाय एनीवन, या आप ये लिख सकते हो नो वन की जगह आप एनीवन लिख सकते हो। लेकिन मैं तो कहता हूँ लिखना क्यों है, जब पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को नहीं बता रखा तो लिखना क्यों है, लिख भी दोगे तो क्या लिखोगे, बाय एनीवन। ठीक है, अ टीचर टॉट इंग्लिश हियर, तो इंग्लिश वॉज टॉट हियर, सिंपल। बाय अ टीचर लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पढ़ाने का काम तो टीचर ही करते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली देखो क्या लिखा है, देयर आर अ फ्यू वर्ब्स व्हिच आर डन बाय स्पेसिफिक सब्जेक्ट, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के द्वारा किए जाते हैं। सो वी डू नॉट नीड टू मेंशन सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, तो पैसिव में सब्जेक्ट मेंशन करने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है, अभी तो मैं ये समझाऊंगा, अभी जो पीछे ही था अभी रह गया ये एग्जाम्पल, आपका होमवर्क पहले सुन लो। ये है कि ये जो एक्टिव पैसिव है, ये जो एक्टिव पैसिव है, जो एक्टिव पैसिव है, जो एक्टिव पैसिव है, इससे पता चलेगा कि आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हो मेरी क्लास को। आप बताओ कि इसमें कौन सा टेंस मैंने यूज किया है, इसमें कौन सा टेंस मैंने यूज किया है, इसमें कौन सा टेंस यूज किया, इसमें कौन सा टेंस यूज किया, पूरा बताना है आपको। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कौन सा है आपको पूरा लिखकर बताना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पूरा समझा चुका हूं। तो somebody इज ब्रोकन द लॉक, ये हो गया। द विलेजर हैड वार्नड अस, देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है हैड, हैड के बाद क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट। तो पैसिव कैसे बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है अस, अस को जब आप इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा वी, तो देखो क्या आ गया वी। उसके बाद क्या आता है हैड, देखो ये रहा ना पैसिव में, ऑब्जेक्ट के बाद क्या हैड, तो क्या आ गया हैड। उसके बाद क्या है बीन, तो हमने लगा दिया बीन, तो वी हैड बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वांट, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है द विलेजर। करण विल हैव टोल्ड, देखो ये है फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि विल शैल के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है हर, तो हर को जब शुरू में लेके आओगे तो क्या बन जाएगा शी। उसके बाद विल शेल, तो शी के साथ क्या आएगा विल, क्योंकि थर्ड पर्सन है, साथ में हैव हमेशा आता है। उसके बाद क्या आता है बीन, जो कि कंपलसरी है परफेक्ट के पैसिव में, तो बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ पहले आप वो लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था। उसके बाद लास्ट में आप लिख सकते हो बाय और सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा बाय करंट। ठीक है, ऐसे किया करो जब आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट तो ये आपका हर, और दूसरा ऑब्जेक्ट आपको लग रहा है कि एक और बचा हुआ है, तो जो दूसरा बचा हुआ ऑब्जेक्ट होता है अगर वो कोई पर्सन या कोई भी थिंग हो तो उसको आप क्या किया करो, बाय और सब्जेक्ट से पहले आप उसको यहाँ पर लिख दिया करो। ठीक, अगर वो टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम वगैरह है,
बचा हुआ जो है वो बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो उसको आप लास्ट में लेके जाओ। समझ गए ना? जैसे शी विल हैव टोल्ड एवरीथिंग बाय करण टिल नाउ, तो उसको मैंने लास्ट में लगा दिया, क्योंकि जो टाइम वगैरह होगा उसको आप लास्ट में लगाओगे, ठीक है। लेकिन जो कोई चीज हो या कोई व्यक्ति हो, अगर दूसरा ऑब्जेक्ट हो, तो उसको आप क्या करोगे, बाय सब्जेक्ट से पहले लगा दोगे। हैज शी कमिटेड दिस क्राइम, हैज शी कमिटेड दिस क्राइम, तो देखो ये आपको पता है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसका इंटेरोगेटिव है, तो ये भी सबसे यहाँ पे सबसे पहले हैज भी आएगा, लेकिन ये आएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस क्राइम, तो एक ही है, तो क्या आ जाएगा हैज, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस क्राइम, उसके बाद बीन आता है, पीछे देखो रूल लिखा है, तो हैज दिस क्राइम बीन, वो आपकी थर्ड फॉर्म कमिटेड, उसके बाद क्या आता है बाय, तो लिख दिया हमने बाय, सब्जेक्ट कौन है, शी को लास्ट में लेके जाओगे, क्या बन जाएगा, हर। विल थैनोस हैव गॉट ऑल द इन्फिनिटी स्टोन्स, देखो फ्यूचर परफेक्ट का इंटेरोगेटिव है, तो यहां भी सबसे पहले विल शैल होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द इन्फिनिटी स्टोन्स, ऑल द इन्फिनिटी स्टोन्स, तो आपको पता है थर्ड पर्सन है, तो क्या आ जाएगा विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑल द इन्फिनिटी स्टोन्स, उसके बाद क्या आता है हैव, तो लगा दिया हमने हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो गॉट, उसके बाद क्या आएगा बाय और सब्जेक्ट, तो क्या आएगा बाय थैनोस, ठीक है। अब जो मैंने आपको हु वाला, विच वाला, हुज वाला बताया, ठीक है, उसमें मैंने आपको याद होगा कि मैंने क्या लिखा था, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, यानी कि वो अलग अलग टेंस के हिसाब से बदलता रहेगा वो अपने आप को, तो चाहे वो इंडेफिनिट वाला तो मैंने आपको एग्जांपल कराया था, हु में, विच में, हुज में, अब उससे आप कॉन्टिन्यूस भी बनाओगे, परफेक्ट भी बनाओगे, तो वैसे ही बनेगा जैसे कि वो इंडेफिनिट में था, बस वहां पर हेल्पिंग वर्ब को आपको चेंज कर देना है, ठीक है। मैं कल की क्लास में आपको कराने वाला हूं, जो बच गया, बच में क्या 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 बच गया, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक है, इन्फिनिटिव का एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं, और जब सेंटेंसेस के अंदर एडवर्ब को यूज करते हैं तो उसका एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये तीन चीजें बच गई हैं। ये तीन चीजें कराने के बाद में मैं आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, और कल असल में मैं आपको बताने वाला हूं कल की क्लास में कि एग्जाम में क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। ये तो हो गया सीखने के लिए, लेकिन एग्जाम में इतना कुछ करने के लिए आपके पास समय नहीं होता। एग्जाम में आपको एक्टिव पैसिव का जो क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले बताया था, विद इन 3 सेकंड्स आप सॉल्व कर सकते हो। एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन विद इन 3 सेकंड्स आप सॉल्व कर सकते हो, हो सकता है 2 सेकंड में भी कर दो, ठीक है। वो क्या ट्रिक है, वो कैसे होता है, वो मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा। आप आज की क्लास अगर आपको समझ में आई, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड को जिनको पढ़ना है इंग्लिश, और साथ में एक कमेंट करके जाओ प्यारा सा कि यहाँ समझ में आ रहा है, ताकि मैं डेडिकेटेड रहूँ इसी तरीके से पढ़ाने को लेकर, और मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाता रहूँ, ठीक है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये क्लास रिकॉर्ड, मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो गई हो, ठीक है, तो आई होप हो गया हो, तो मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है। तब तक के लिए भैया जय हिंद।